नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग भारत के आकस्मिक निधि संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जाएगा और न्यायपालिका के बारे में काफ़ी डिटेल से बात करेंगे। देखिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट अभी हमने पिछले एक हफ्ते से कोई भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं किया है। इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं किसी दूसरे कार्य में व्यस्त था। ठीक है, अभी हम लोग रेगुलर रहेंगे और इस चैनल पर पूरा लूसेंट सीरीज़ हमने कम्प्लीट कर रखा है हिस्ट्री का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, आप देख लीजिएगा। अभी हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करेंगे। बट यहाँ से सबसे पहले मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूँगा कि अभी अगर आपने चैनल को हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह के पूरा लूसेंट को हमारे चैनल पर देखने के लिए। ठीक है, अभी चलो हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने भारत की संचित निधि के बारे में पढ़ा था, जो कि आर्टिकल 266(1) के अंतर्गत, यानी आर्टिकल 266(1) के अंतर्गत लिखित है। ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। जिसने ये भी वीडियो नहीं देखा है तो लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, आप पूरा एक बार चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो देखो, भारत की आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि क्या होती है? आकस्मिक मतलब आकस्मिकता से आप समझते भी होंगे। आकस्मिकता का मतलब होता है कभी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए जो पैसे एकत्रित करके रखे हुए हैं उनको यूज करने की क्या क्या क्रियाएं हैं, कब कैसे कैसे निकाला जा सकता है उन पैसों को। ये जो चीज़ें लिखी गई हैं भारत की आकस्मिक निधि आर्टिकल 267 यानी कि 267 के अंतर्गत लिखा गया है सब चीज़ें। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे अपन। देखिए, जो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनको मैं काफ़ी अच्छे से डिटेल में स्टार लगा के आपको बताऊंगा। और जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, बस आपको ध्यान में रखने की, हल्का फुल्का ध्यान रखने की जरूरत है, तो मैं उसको बस रीड आउट करूँगा। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यही इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद भी है, पूरा लूसेंट पढ़ाने का आपको। ठीक है, तो चलो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानमंडल को यथास्थिति भारत या राज्य की आकस्मिक निधि सृजित करने की शक्ति देता है। यानी कि अनुच्छेद जो 267 है, यह संसद या फिर राज्य के विधान को, संसद को भी और राज्य के विधानमंडल को, दोनों को यथास्थिति जैसा उनको लगे, फिर भारत या फिर राज्य की आकस्मिक निधि सृजित करने की शक्ति देता है। यानी 267 आर्टिकल के अंतर्गत क्या लिखा है कि संसद या फिर राज्य का विधानमंडल, कोई भी अगर संसद सृजित करेगा तो भारत के लिए करेगा, और राज्य का विधानमंडल करेगा तो राज्य सरकार यानी कि राज्य के अंतर्गत करेगा, राज्य के लिए करेगा, तो आकस्मिक निधि को बना सकता है। ये जो शक्ति है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत लिखी गई है? 267 के अंतर्गत लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। यह निधि जो होगी, यह आकस्मिक निधि जो होगी, भारत की आकस्मिक निधि अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता अधिनियम 1905 ईस्वी द्वारा गठित की गई है। ये जो निधि है भारत की आकस्मिकता निधि, यह 1950 में गठित की गई है, यह लिखा हुआ है। यह निधि कार्यपालिका के व्यवनाधीन है। जब तक विधानमंडल अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान द्वारा ऐसे व्यय को प्राधिकृत नहीं करता है, तब तक समय समय पर अन्वेक्षित व्यय करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालिका इस निधियों से अग्रिम धन दे सकती है। इस निधि में कितनी रकम हो, यह सुनिश्चित विधानमंडल विनियमित करेगा। समझ में आया कि आपको पॉइंट? तो बस यहाँ पे आपको इतना ही ध्यान रखना है। बस आपको इसमें मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि भारत की आकस्मिकता अधिनियम ये जो है आर्टिकल 267 के अंतर्गत है, जो कि 1905 में गठित किया गया था। बस इतना ही ध्यान रखना है इसके अंतर्गत। हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं संविधान में संशोधन के बारे में, जो कि लिखा गया है भाग, भारत का संविधान संशोधन के बारे में डिटेल जो है, ये हमारे जो भाग हैं, टोटल संविधान में 22 भाग हैं, तो उसके अंतर्गत जो भाग 20 है उसके अंतर्गत संविधान संशोधन के बारे में लिखा गया है आर्टिकल 368 के अंतर्गत, जो कि हमारे कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के देश से लिया गया है। ये जो संविधान संशोधन का नियम है, हम लोग इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा गया है यहाँ पे। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 268 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें संशोधन की 3 विधियों को अपनाया गया है। देखिए, संशोधन किस किस आधार पे किया जा सकता है, मतलब किन विधियों से किया जा सकता है? ये 3 विधियां हैं: साधारण विधि द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, और संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। ये टोटल 3 विधियां हैं संविधान संशोधन की, जो कि साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, जो कि हमारे आर्टिकल 368 के अंतर्गत है, भाग 20 के अंतर्गत।
जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिमाग में बिल्कुल याद होनी चाहिए, ये याद रखना है आपको 368 आर्टिकल और कौन से देश से, साउथ अफ्रीका से भाग 20। बस यहाँ से क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाएगा तो सिर्फ यहीं से पूछा जाएगा। बाकी हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए इसको अपन रीड आउट करेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको क्या लिखा है। देखिए, 3 विधियों से संविधान का संशोधन किया जा सकता है। साधारण विधि द्वारा, संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। यानी कि संसद से साधारण बहुमत से अगर कोई पास हो जाता है कोई विधेयक, तो उसके बाद राष्ट्रपति जी उस पर साइन कर देते हैं, तो वह जो है विधेयक कानून बन जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि कब कानून बन जाता है, तो जब तक राष्ट्रपति की उस पर जो है सिग्नेचर नहीं होता है तब तक कानून नहीं बनता है कोई भी विधेयक। जब राष्ट्रपति जी साइन कर देते हैं तो वह विधेयक कानून बन जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं। कौन कौन से संशोधन किए जा सकते हैं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर? नए राज्यों का निर्माण, राज्य क्षेत्र के विस्तार और सीमाओं और नाम में परिवर्तन जो करना है ये भी, और संविधान की नागरिकता संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों की प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं, ये जो सारी चीज़ें हैं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर संविधान के अंतर्गत संशोधित किए जा सकते हैं इस विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? संविधान की साधारण विधि के द्वारा, यानी कि नॉर्मल बहुमत के अंतर्गत तहत। और विशेष बहुमत द्वारा क्या क्या संशोधित किया जा सकता है इसके बारे में पढ़ेंगे। यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थिति और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों में से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। समझ में आया कि आपको? इसमें मतलब 2/3 मतों से पारित होना आवश्यक है, ये पॉइंट लिखा गया है। न्यायपालिका तथा राज्यों की अधिकारों तथा शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रकार से संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, तीसरा किस प्रकार संशोधन किया जा सकता है? संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। इसमें क्या लिखा गया है? संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा तथा राज्यों के कुल विधानमंडलों में से आधे द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। इसके द्वारा किए जाने वाले संविधान संशोधन कौन कौन से? पहले यहाँ पे जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसमें संसद का जो दोनों सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों के वहाँ से जो है विशेष बहुमत से पारित होगा, यानी 2/3 से पारित होगा। और जो राज्य के विधानमंडल हैं वहाँ के 1/2 यानी कि आधे सदस्यों द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। तभी ये वाले जो संशोधन हैं, कुछ यहाँ पे जो पॉइंट लिखे गए हैं, ये संशोधन किए जा सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं? जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित अगर आपको कुछ संशोधन करना है, जो कि आर्टिकल 54 के अंतर्गत लिखा गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत लिखी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें संशोधन करना है तो आपको इस विधि से संशोधन करना पड़ेगा, थर्ड वाले से। और राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य पद्धति आर्टिकल 55 के अंतर्गत कुछ संशोधन करना है तो ये वाला भी तीसरे नियम से संशोधित किया जाएगा। राज्यों की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार, केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संघीय न्यायपालिका, राज्यों के उच्च न्यायालय, संघ एवं राज्यों में विधायी संबंधी 7वीं अनुसूची का कोई विषय हो तो भी इस नियम से संशोधित किया जाएगा। या फिर संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करना हो, या फिर संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित कोई उपबंध हो, तो ये जो सारे संशोधन है ये तीसरे वाले नियम के अनुसार से संशोधित किए जाएंगे, यानी कि विशेष बहुमत से द्वारा, और राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति के बाद ही संशोधन इसमें किया जा सकता है। ये जो टोटल 11 पॉइंट लिखे गए हैं, समझ में आया क्या आपको? इनको आपको रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट आपको बेसिक बस पता होना चाहिए हल्का फुल्का। बस आपको यहाँ पे 368 ध्यान रखना है, साउथ अफ्रीका ध्यान रखना है, भाग 20 ध्यान रखना है, बस आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन इसको पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है, जो विधेयक होता है, तो उसको कौन से सदन में सबसे पहले पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाएगा कि राज्यसभा में पेश किया जाएगा, या फिर कहीं भी किया जा सकता है? तो इसको जो है कहीं भी किया जा सकता है। पहले आपको राज्यसभा में पेश करके बाद में लोकसभा में भेज सकते हैं, या फिर लोकसभा में पेश करने के बाद यहाँ से पारित हो जाने के बाद राज्यसभा में भेज सकते हैं। तो ये जो है कहीं भी पेश किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारे ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गए थे, इनको हमने कंप्लीट किया है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या? न्यायपालिका के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, न्यायपालिका देखिए,
न्यायपालिका का मतलब क्या होता है? न्यायपालिका का मतलब होता है जैसे कि अगर हमारे समाज में हमारे संविधान के अंतर्गत जैसे आपको पता है बहुत सारी चीज़ें लिखी गई, इंक्लूड करी गई, तो उसमें ये भी व्यवस्था करी गई है ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो, सबको समान अधिकार मिल सके, मौलिक जो अधिकार दिए गए हैं सबको उनका प्रॉपरली फॉलो हो पाता है या नहीं हो पाता है, तो इसके लिए जो है न्यायपालिका की व्यवस्था करी गई है। ये मैं ऑलरेडी अभी प्रीवियस वीडियोज़ में काफ़ी अच्छे से बता चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो धीरे-धीरे अगर सब चीज़ें आपको रिलेट होकर समझ में आती जाएँगी। आपको बस क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और इसी तरह से आगे भी बने रहना है। देखिए, समस्त न्यायपालिका को सामूहिक रूप से समस्त न्यायालय मतलब जितने भी हमारे न्यायालय हैं, उनको सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं। न्यायालयों में शक्ति विभाजन नहीं होता है। भारतीय न्याय प्रणाली में छोटे छोटे न्यायालयों के ऊपर प्रत्येक जिले का न्यायालय होता है, जिला न्यायालय होता है। उनके ऊपर राज्यों के उच्च न्यायालय होते हैं और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। समझ में आया कि आपको कि पहले छोटे छोटे न्यायालय होंगे, उन छोटे छोटे न्यायालयों को इंक्लूड करने के बाद जिला न्यायालय होगा और बहुत सारे जिलों को इंक्लूड करने के बाद एक राज्य का न्यायालय होगा जिसको उच्च न्यायालय बोलेंगे अपन। और उन सभी उच्च न्यायालयों को मिलाने के बाद एक देश में सिर्फ एक ही क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा। समझ में आया क्या? तो इस तरह से न्यायालय को डिवाइड किया गया, मतलब इस तरह से शक्तियां सबकी लगभग सेम होती हैं। देखिए क्या लिखा है, शक्ति का विभाजन नहीं होता है न्यायालयों में, शक्ति का विभाजन नहीं होता है, यानी शक्तियां सबकी अप्रॉक्स सेम ही हैं। बट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इस तरह से इनको डिवाइड किया गया है अलग अलग। हम लोग पढ़ते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय, भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है। इकहरी मतलब एक ही, एकीकृत, हिंदी में लिखा है तो आप समझ पा रहे होंगे। इसके भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत, यानी कि सबके लिए सेम नियम कानून जो भी होगा सब कुछ सेम होगा और एक ही हमारा उच्च न्यायालय होगा। मतलब सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ हमारा एक ही होगा जो नियम कानून बनाएगा, वहीं से सब कुछ फॉलो होगा। जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, आप सबको पता होगा सर्वोच्च न्यायालय जो है दिल्ली के अंतर्गत स्थित है। और जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है इकहरी न्यायिक व्यवस्था है। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं क्या लिखा है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, आधिकारिक शक्तियों और भी जो भी नियम कानून बनाना है तो कौन बनाएगा, भारतीय संसद को ये प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान आर्टिकल 124 में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। अभी मतलब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत मैक्सिमम यानी कि अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। तो अभी वर्तमान में टोटल 34 न्यायाधीश होते हैं, पहले 31 था। ठीक है, अभी ध्यान रखना है कि 33 जो होंगे मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। इस तरह से टोटल जो होंगे 34 न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत बैठ सकते हैं। ठीक है, ये उनकी क्षमता है हमारी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों सहित कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था संविधान में मूलतः की गई थी, यानी सबसे शुरू में। बाद में काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए 1956 में सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 11 कर दी गई। उसके बाद 1960 में यह संख्या पुनः 14 मतलब 11 से 14 कर दी गई। 1978 में 18 और 1986 में 26 और 2009 में 31 कर दी गई थी। मतलब पहले ये 33 होने से पहले जो अभी मतलब 34 हो गई है, मान लीजिए तो 33 + 1 34 हो गई। तो इसके पहले कितनी थी, 31 थी। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है वर्तमान में कितनी है, 34, यानी 33 + 1 इस तरह से। इसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित जो भी प्रावधान है, क्या क्या कैसे कौन नियुक्ति करेगा, किस तरह से नियुक्ति की जाएगी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत जितने भी न्यायाधीश होंगे सभी की नियुक्ति जो होगा राष्ट्रपति जी करते हैं। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय वह इसी न्यायालय के वह देखिए एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वह इसी न्यायालय की अन्य न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है, कौन, राष्ट्रपति। परंतु अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सदैव मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही करता है। क्या लिखा है यहाँ पे, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वह इसी न्यायालय यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है
वहाँ के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श ले सकता है। बाध्य नहीं होता है, लेकिन परामर्श अगर चाहे तो वो ले सकता है। लेकिन जब और मुख्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति हो जाएगी, उसके बाद जो अन्य न्यायाधीश जो होंगे, टोटल जैसे अभी 33 हैं, उनकी जब नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे तो वो मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर ही लेंगे। मुख्य न्यायाधीश के सलाह लेने के बाद ही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। ये पॉइंट है। वह चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो या फिर राज्य के उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से भी परामर्श कर सकता है। ये लिखा गया है आर्टिकल 124 के अंतर्गत भाग 2 में, मतलब आर्टिकल 124(2) के अंतर्गत उसका जो सब अनुच्छेद है, सब आर्टिकल है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा जो है 65 वर्ष है। ध्यान रखिए, 62 वर्ष नहीं है, 65 वर्ष है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, मतलब कब तक वह पद पर बने रह सकते हैं, तो 65 वर्ष की आयु से अधिक के लोग वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, इसकी कोई लिमिट नहीं लिखी गई है मिनिमम के लिए, लेकिन मैक्सिमम जो होगी 65 वर्ष होगी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। शपथ कौन दिलाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं। ये 2 पॉइंट जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं। वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता यानी कि वकील के रूप में कार्य कर चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, तो उसको जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। ये पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। मतलब रटना नहीं है, क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, बट यहाँ से एक क्वेश्चन ये शायद एक बार आया हुआ था योग्यता से संबंधित, तो इसको आपको ध्यान रखना है। कम से कम वह एक न्यायालय, कम से कम किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक वकील रह चुका हो, तो वह जो होगा 10 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। सीधा सीधा क्या ध्यान रखना है, 10 वर्ष। 10 वर्ष अगर वकील रह चुका है तो वह जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 125 यानी 125 जो आर्टिकल है न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों से संबंधित है। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि न्यायाधीश के वेतन और भत्तों से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 125। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 प्रतिमाह व अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। इसके अलावा उन्हें निःशुल्क आवास और अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा कार्ड, टेलीफोन आदि भी मिलते हैं। ये तो आपको कुछ पॉइंट ध्यान नहीं रखना है। न्यायाधीशों का इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, 2,80,000 मिलता है वेतन मुख्य न्यायाधीश को, और अन्य न्यायाधीश को 2.5 लाख। न्यायाधीशों का वेतन एवं उसे मिलने वाली अन्य सुविधाएं उसके कार्यकाल में कम नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो सुविधाएं मिल रही हैं किसी भी न्यायाधीश को, तो उसके कार्यकाल में फिर से उसको कम नहीं किया जा सकता है। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों का पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का 50% होता है। यानी कि अंतिम माह में जितना उनको वेतन मिल रहा होगा, तो वो जब वहाँ पे पद अपना छोड़ेंगे तो आगे उनको जो है सेवानिवृत्ति के बाद जो पेंशन मिलेगा उसका 50% भाग पेंशन के रूप में मिलेगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगर आपको ये स्पष्ट न दिख रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। वैसे मैं तो रीड आउट कर ही दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद विमुक्त के लिए संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित करते हैं जिसे प्रार्थना कहते हैं। तो पॉइंट यहाँ ये है कि पद से विमुक्त किस प्रकार से किया जाता है इनको, हमारे न्यायाधीशों को। तो न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया जो है ये भी हमारे जो है अमेरिका के देश के संविधान से ली गई है, और किस तरह से पद से हटाया जा सकता है इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, और पद से हटाने का जो प्रस्ताव होगा उसको क्या बोला जाता है, प्रार्थना कहा जाता है, जिसमें वह किसी न्यायाधीश को सिद्ध भ्रष्टाचार अथवा असमर्थता के आधार पर पद से हटाना चाहते हैं। देखिए, पद से हटाने के लिए सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं अगर आप न्यायाधीश को पद से हटाना चाहते हैं। एक तो है भ्रष्टाचार, दूसरा है असमर्थता, यानी कि वो अपने पद जो चीज़ें हैं वो समर्थ नहीं हैं उन चीज़ों को संभाल पाने में। यह प्रस्तावना दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए, तथा साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि प्रस्ताव पर मतदान के समय जितने सदस्य उपस्थित हैं तथा मतदान में भाग लेते हैं उनका 2/3 बहुमत
ध्यान रखना है आपको, हर जगह ये 2/3 आपको बहुत सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको इसको ध्यान रखना है, 2/3 बहुमत उस प्रस्ताव का समर्थन करे जब इस प्रकार पास हुआ प्रस्ताव संसद राष्ट्रपति के पास प्रार्थना यानी कि समावेदन के रूप में भेजती है। ये जो संसद जो होगी राष्ट्रपति के बाद, ये जो जिसको अपन प्रार्थना बोल रहे हैं उसको भेजेगी, भेजती है, तब वह आदेश जारी करके मतलब राष्ट्रपति आदेश जारी करके संबंध न्यायाधीश को हटा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति जी अगर उसको पर साइन कर देते हैं तो संबंधित जो वहाँ के न्यायाधीश होंगे उनको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसको क्या लिखा है नोट में। पद विमुक्ति प्रस्ताव 100 सदस्यों लोकसभा के मामले में या फिर 50 सदस्यों राज्यसभा के मामले में। यानी कि ये जो, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर ही देता हूँ ताकि, हाँ इतना ठीक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या लिखा है कि अगर पद से विमुक्त करना है हमारे न्यायाधीश को, तो अगर लोकसभा में बिल पास किया जा रहा है, यानी कि ये जो प्रस्ताव है पारित किया जा रहा है लोकसभा के अंतर्गत, तो कम से कम 100 सदस्यों, और अगर राज्यसभा में पास किया जा रहा है, राज्यसभा में पारित किया जा रहा है, तो कम से कम 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष अथवा सभापति को दिया जाना चाहिए। यानी कि लोकसभा के मामले में 100 सदस्यों का सिग्नेचर उस पर होना चाहिए जब जो प्रस्ताव पारित हो रहा है कि उसको हटाने से संबंधित न्यायाधीश को। राज्यसभा में अगर पारित हो रहा है तो 50 कम से कम सदस्यों का उस पर साइन होना चाहिए और सभापति को दिया जाएगा। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जो हैं अभी तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे अधिक समय तक रहे हैं, ठीक है। सबसे कम समय तक कौन रहे हैं मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? कमल नारायण सिंह। तो बस आपको ये वाला ध्यान रखना है, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ सबसे अधिक समय तक न्यायाधीश के पद पर रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं, ठीक है। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायमूर्ति PN भगवती थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनको जब पद से हटाया जाएगा, यानी कि जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तो वहाँ पे जब छुट्टी वहाँ से लेने के बाद वो किसी भी न्यायालय के अंतर्गत वकालत नहीं कर सकते हैं, वकील के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं, वकालत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है। यानी कि जो हमारा मुख्य न्यायाधीश होगा वह राष्ट्रपति के पास से स्वीकृति लेने के बाद वह दिल्ली में, तो जनरली दिल्ली में अपना हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो वहीं पे बैठते हैं मुख्य न्यायाधीश जो होंगे। परंतु अगर उनको किसी और जगह पे बैठक बुलाना है तो किसी और जगह पे भी राष्ट्रपति की अनुमति के बाद बुला सकते हैं। किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है, ये लिखा है। अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं मुख्य न्यायाधीशों के द्वारा, ठीक है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, इस तरह के और भी बहुत सारे क्षेत्राधिकार हैं। इनको बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल से अच्छे से, मतलब जितना भी पॉइंट लिखा हुआ है पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, क्षेत्र का अधिकार क्या क्या है सर्वोच्च न्यायालय का। देखिए क्या लिखा है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत यह निम्न मामलों में प्राप्त है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों के बारे में कौन निर्णय लेगा? सर्वोच्च न्यायालय लेगा। भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्यों और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न है तो उसको कौन देखेगा? सर्वोच्च न्यायालय देखेगा। यानी कि एक राज्य का, मतलब मध्य प्रदेश का CJ के साथ कोई लफड़ा है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी है तो कहाँ पे जाएगा? ये मामला सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत जाएगा, ठीक है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें एक वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है। यानी कि जो नियम कानून अभी तक बने जा चुके हैं उनमें से ये नियम कानून अप्लाई नहीं हो पा रहा है, इस स्थिति में जो है सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी मामला जा सकता है। अपीली क्षेत्राधिकार, देश का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत
के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। यानी कि जितने उच्च न्यायालय हैं भारत के अंतर्गत राज्यों के अलग अलग, उसके विरुद्ध अगर मान लीजिए आपको लगता है कि ये निर्णय गलत लिया गया है, उच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो गलत आपको लगता है, तो आप जाके उसको सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं उसके विरुद्ध। तो ये जो है अपीली क्षेत्राधिकार है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं, यानी कि 3 प्रकार के प्रकरण के विरुद्ध ही आप सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत अपील कर सकते हैं। एक तो संवैधानिक कोई दिक्कत लग रहा है तो दीवानी के बारे में या फिर फौजदारी के बारे में। ये जो 3 प्रकरण हैं इन्हीं के अनुसार आप सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत जा सकते हैं उच्च न्यायालय के विरुद्ध। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। आर्टिकल 143 के अंतर्गत न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है, बट वह परामर्श ले सकता है। यह शक्ति मिलती है राष्ट्रपति को 143 के अंतर्गत। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सके तथा यदि उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ और इसको आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय सुना दिया है, बाद में उसको लगता है कि यह निर्णय हमारा गलत था या फिर उसमें कुछ अलग से उसमें एडिट करने की ज़रूरत है, कुछ अलग बात बोलने की ज़रूरत है, तो उसको जो है दोबारा से पुनः विचार कर सकती है हमारी सर्वोच्च न्यायालय। तो ये शक्ति भी उसके पास है पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार के बाद। आर्टिकल 136 के अंतर्गत ये शक्ति प्राप्त है उसको। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम पुनर्विचार कर सकती है। अगले देखिए, अगला पॉइंट अभिलेख न्यायालय संबंधी ये जो है आर्टिकल संविधान का अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। अभिलेख का मतलब क्या होता है? अभिलेख आपने सुना होगा, अभिलेख लिख के रखे जाते हैं पुराने, जैसे कि शिलालेख होते हैं, अभिलेख होते हैं, अशोक ने जो लिखवा के रखे थे। उसी प्रकार से अभिलेख न्यायालय का अर्थ यहाँ पे ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट या फिर मतलब जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो एक बार जो फैसला सुना देगा वही फैसला हर उसी प्रकार के अगर कुछ भी मामले होते हैं तो सबके लिए वह फैसला या नियम कानून जो बनेगा वो सबके लिए सेम होगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बार बार वो नियम कानून लागू मतलब वो पूरा प्रक्रिया फिर से अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पे लिखा है, समझ में आ जाएगा आपको। इसका आशय यह है कि न्यायालय के सभी निर्णयों को रिकॉर्ड या अभिलेख के रूप में सुरक्षित किया जाएगा। यानी जो जो निर्णय सुनाए जाएंगे उन सब निर्णयों को एक पुस्तक के अंतर्गत लिख के रखा जाएगा। आपने देखा होगा कि जो वकील लोग रहते हैं, एडवोकेट रहते हैं, वो उनके पास एक बुक रहती है, उसके अंतर्गत जितने भी साल के अंतर्गत निर्णय सर्वोच्च न्यायालय सुनाती है तो उसके वहाँ पे पॉइंट लिखे रहते हैं कि ये बारे में चीज़ें क्या क्या सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय सुनाया था। उसी को कोट करते हुए वह राज्य न्यायालयों या उच्च न्यायालय के अंतर्गत बात को रखते हैं कि यहाँ पे इस बारे में ऐसा हुआ था तो ये भी ऐसा होना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? तो इन विषयों को भविष्य में देश के किसी भी न्यायालय में नज़ीर के रूप में पेश किया जा सकता है। नज़ीर के रूप में मतलब हुआ है कि क्या बोलते हैं अपन, दिखाने के लिए कि ये जब ये अपराध हुआ था तो उसके लिए सज़ा मिली थी, तो मतलब ये अभी जो दोबारा से हुआ है ये सेम टू सेम है तो इसके लिए भी यही मिलनी चाहिए। ये पॉइंट है इसका। तो अभिलेख न्यायालय का मतलब हुआ जो भी सर्वोच्च न्यायालय फैसले सुनाएगी उनको सबको बातों को सुरक्षित करके पुस्तक के अंतर्गत रखा जाएगा अभिलेख के रूप में। और वो जो पहले बना है नियम मतलब जो भी सुनाया गया है निर्णय वो सबके लिए सेम होगा, अप्लाई होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन? सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। इसीलिए ही आपको पता होगा कि हमारे न्यायालय की व्यवस्था करी गई है। इसके बारे में देखिए, अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप में उत्तरदायी ठहराता है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। और इसी कारण से आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा भी किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा लेख और उत्प्रेषण के लेख जारी कर सकता है। लेख को अपन बोलते हैं रिट। ठीक है ना? तो ये 3-4 तरह के रिट जारी कर सकता है। कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा लेख और उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन इंटरप्रिटेशन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए, जो कि लिखा गया है आर्टिकल 145(3) के अंतर्गत।
अब हम लोग पढ़ते हैं उच्च न्यायालय के बारे में। देखिए हमने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में काफ़ी डिटेल से यहाँ पे अच्छे से बात कर ली है। इससे पॉइंट अगर एग्जाम के अंतर्गत आता है तो बाहर नहीं जाएगा, इस बात की आपको टेंशन नहीं लेना है। जो पॉइंट मैंने स्टार लगा के बताए हैं बस उनको आपको ध्यान रखना है, बाकी को आपको सुनते रहना है, ठीक है। अगला देखते हैं उच्च न्यायालय के बारे में। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये लिखा गया है 214 के अंतर्गत। लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों को किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। इसका मतलब ये है कि संविधान के अनुसार क्या है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन अगर संसद विधि द्वारा उसमें एक से अधिक राज्य के लिए, मतलब दो राज्यों को मिला करके एक ही न्यायालय के अंतर्गत दोनों राज्यों के मामलों की सुनवाई करने की व्यवस्था भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब किसी राज्य में जैसे छोटे राज्य होते हैं तो उनके लिए अलग से न्यायालय नहीं बनाया जाता है, तो उनके 2 राज्यों को कंबाइन करने के बाद एक ही न्यायालय बना दिया जाता है उनके लिए। ये पॉइंट लिखा गया है इसके अंतर्गत। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है, जिनमें से 3 उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र एक राज्य से अधिक है, यानी कि 3 इस प्रकार के उच्च न्यायालय हैं जिनके एक राज्य के न होकर और राज्यों के भी बात वहाँ पे सुने जाते हैं। ये पॉइंट लिखा गया है, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पे। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय है। ये वह केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली और जम्मू कश्मीर जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर किया जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है, फिक्स नहीं होती है। आगे देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो या किसी उच्च न्यायालय में एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। ये 10 वर्ष आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन यहाँ से माइंड में आपको 10 वर्ष का ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है का राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है। और देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। और उच्च न्यायालय यानी कि जो राज्य सरकार के अंतर्गत राज्य की न्यायालय होती है उच्च न्यायालय, उसके जो न्यायाधीश होंगे उनको शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने के लिए अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष है, जो कि 65 वर्ष प्रस्तावित है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के लिए यह सीमा जो है 65 वर्ष ऑलरेडी है। ये दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं। एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होंगे 62 वर्ष की आयु सीमा अगर पूर्ण कर चुके हैं तो वो पद पर आगे नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं, उनको इस्तीफा देना होगा। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे अपने पद से कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। किसको संबोधित करते हुए इस्तीफा देंगे? वह राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए इस्तीफा देंगे, क्योंकि नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन शपथ जो है राज्यपाल जी दिलवाते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना है। जितने पॉइंट मैं बताते जा रहा हूँ उनको आपको याद रखना है। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार रीड आउट करेंगे उसको, ठीक है, जो पॉइंट लिखा हुआ है। देखिए, उच्च न्यायालय, अधिकारिता तथा स्थान। ये जो उच्च न्यायालय हैं कहाँ कब कौन से सन में स्थापना हुई थी कौन से उच्च न्यायालय की, और उसके अधिकार क्षेत्र या राज्य क्षेत्र के कौन कौन से हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कलकत्ता वाला जो है, कलकत्ता जो उच्च न्यायालय है उसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन दोनों का बात देखा जाता है। वहाँ पे महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नगर हवेली, दमन और द्वीप, ये सब बम्बई का जो उच्च न्यायालय है वहाँ पे देखा जाता है। तो ये जो है यहाँ पे एक एक राज्यों के लिए एक एक आप देख सकते हैं उच्च न्यायालय हैं। तो ये पॉइंट हैं कुछ जो कि आपको मतलब याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको इसको बता रहा हूँ बस बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट हैं जो कि हम लोग पढ़ लेते हैं शॉर्ट में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसी प्रकार अपदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश पद मुक्त किया जाता है। यानी कि जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस प्रकार से हटाया जाता है, किस प्रकार से हटाया जाता है मैंने बताया था 2/3 के बाद में। मतलब यहाँ पे मैंने 3 नियम बताए थे कुछ समय पहले ही, दिखा देता हूँ आपको, जस्ट सेकेंड, कहाँ गया, यहाँ पे देखिए, पद विमुक्त करने के लिए यहाँ पे नियम जो मैंने बताए थे, यहाँ पे देखिए, पद विमुक्त करने के लिए 100 सदस्य लोकसभा के लिए, या फिर ये 2/3 वाला उसका समर्थन करे,
तो यहाँ पे जो मैंने नियम कानून बताए थे, बार बार रिपीट करेंगे तो वीडियो लंबा होगा, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आप इसको पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा अगर आपको लगता है डाउट है तो, बाकी आपको पता होगा अभी तक। तो यहाँ से जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाएगा, उसी सेम टू सेम नियम कानून से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाया जाता है। जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है वह उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। समझ में आया क्या? किंतु वह किसी दूसरे न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। जबकि यही देखिए सेम टू सेम नियम लगभग अप्रॉक्स सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी होते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का अगर न्यायाधीश जो होंगे, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वह वहाँ पे इस्तीफा देने के बाद किसी भी न्यायालय के अंतर्गत वकालत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई वो सर्वोच्च टॉप पे हैं, तो अब दूसरी जगह जाके अब छोटे पद पे कैसे कार्य करेंगे? क्योंकि उनके पास ज्ञान ज़्यादा होगा। इस कारण से उनको किसी भी पद मतलब किसी भी न्यायाधीश क्या बोलते हैं अपन, न्यायालय के अंतर्गत वकालत करने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन जैसे उच्च न्यायालय के अपने न्यायाधीश होंगे, तो वो जब इस्तीफा देंगे पद से, उनका जब समाप्त होगा, तो वह उस न्यायालय के अंतर्गत वकालत नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे उच्च न्यायालय, जैसे दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में या फिर सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत या उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। समझ में आया क्या? राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है अथवा अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। उच्च न्यायालय के अंतर्गत न्यायाधीशों को अगर संख्या बढ़ाना है तो कौन बढ़ाएगा? राष्ट्रपति जी बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का भी अनुरोध कर सकते हैं। अगर जैसे कि न्यायाधीशों की अगर कमी है या फिर उनकी समय सीमा पूरा हो गया पर दूसरे योग्य न्यायाधीश नहीं मिल पा रहे हैं, तो उच्च न्यायालय के जो वह अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होंगे कि जिनको इस्तीफा दे चुके हैं, तो उनको भी वहाँ पे कार्य करने के लिए बोल सकते हैं राष्ट्रपति जी कि आप अभी कुछ समय के लिए 2, 4, 6 महीने, 1 साल कार्य कर लीजिए। ठीक है, ये पॉइंट लिखा है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होता है। उसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा उनके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय देते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। यानी कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश का ट्रांसफर दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकते हैं हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं। ये किसके सलाह पर करेंगे? मुख्य न्यायाधीश यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनके सलाह पर कर सकते हैं। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या क्या है? जैसा हमने पढ़ा था सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में, सेम टू सेम हम लोग उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या क्या हो गया? प्रत्येक उच्च न्यायालय को नौकाधिकरण, इच्छा पत्रक, तलाक, विवाह, कंपनी कानून, न्यायालय की अवमानना तथा कुछ राजस्व संबंधी प्रकरण, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश, विशेषकर बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पृष्ठा के लेख जारी करने के अधिकार हैं। इन सबको आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको सुनना है। ठीक है ना, रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार। फौजदारी मामले में अगर सत्र न्यायाधीश ने मृत्युदंड दिया हो तो उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील हो सकती है। सेकंड पॉइंट, दीवानी मामले में उच्च न्यायालय में उन सब मामलों की अपील हो सकती है जो 5 लाख या उससे अधिक संपत्ति से संबंध हो। उच्च न्यायालय पेटेंट और डिजाइन, उत्तराधिकार, भूमि प्राप्ति, दिवालियापन और संरक्षकता आदि मामलों में भी अपील सुनता है। जो उच्च न्यायालय होगा इन सब पॉइंट पे भी अपील सुनता है। और ये जो पॉइंट लिखा है दीवानी वाला, इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लोक अदालत के बारे में ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। देखिए लोक अदालत क्या होता है? लोक अदालत कानूनी विवादों को मैत्रीपूर्ण यानी आसानी से सीधे सरल शब्दों में मतलब शॉर्टकट में सॉल्व करने के लिए एक मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक मंच है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 संशोधन 2002 द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं में विवादों के संबंध में मुकदमेबाजी पूर्व सुलह और निर्धारण के लिए अस्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। इसमें ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता है, जैसे दीवानी, फौजदारी, राजस्व अदालतों से लंबित सभी कानूनी विवाद मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए लोक अदालत में लाए जा सकते हैं। और कानूनी विवादों को लोक अदालतें मुकदमा दायर होने से पूर्व भी अपने यहाँ स्वीकार कर सकती हैं। लोक अदालत के निर्णय अन्य किसी दीवानी न्यायालय के समान ही दोनों पक्षों पर लागू होते हैं। यह निर्णय अंतिम होते हैं। लोक अदालत के निर्णय अंतिम होते हैं।
लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है दूसरे न्यायालय में। देश के लगभग सभी जिलों में अस्थायी तथा सतत लोक अदालतें स्थापित की गई हैं। लोक अदालत 5 लाख तक के दावे पर ही विचार कर सकती है, यानी कि 5 लाख की संपत्ति से कम के मामले पे ही लोक अदालत में बात सुनी जा सकती है। ये जो है लोक अदालत बनाई गई है शॉर्टकट, मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, अदालतों पे बहुत ज़्यादा कामकाज का बोझ न हो, उसके कारण से लोक अदालत बनाई गई है। इसमें अगर आपकी संपत्ति 5 लाख से नीचे का विवाद है तो यहाँ पे आप सुनवाई कर सकते हैं, और यहाँ पे सुनवाई होती है जो लास्ट पॉइंट माना जाता है, मतलब उसको दूसरी उच्च न्यायालय में आप फिर से कंप्लेन या फिर अपील नहीं कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट इसके अंतर्गत हमको क्या ध्यान रखना है, बस इतना ही ध्यान रखना है इसके अंतर्गत। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दिल्ली में पहली लोक अदालत अक्टूबर 1985 में बैठी थी तथा इसमें एक दिन में दुर्घटना के शिकार लोगों के मुआवजे संबंधी 150 मामले निपटाए गए। मतलब शॉर्टकट में मामले जल्दी से आसानी से निपटाए जाते हैं, आपस में मैत्रीपूर्ण दोनों पक्षों को साथ में बैठा के बात करके उनको समझा करके, ठीक है ना। ये पॉइंट है इसके अंतर्गत। देखिए, और उच्च न्यायालय के और भी जो हम लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो थर्ड पॉइंट यहाँ है उच्च न्यायालय के मुकदमों का हस्तांतरण। यदि किसी उच्च न्यायालय को ऐसा लगे कि जो अभियोग अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है, यानी कि उसके उच्च न्यायालय के छोटे यानी कि जिला न्यायालय में विचाराधीन जो भी मामले चल रहे हैं, वह विधि के किसी सारगर्भित प्रश्न से संबंधित है, यानी कि वह मैटर बहुत बड़ा है, इसको जिला न्यायालय को नहीं सॉल्व करना चाहिए, उसको उच्च न्यायालय को देखना चाहिए, तो वह उसे यहाँ स्थानांतरित कर या उसका निपटारा स्वयं कर देता है, या विधि से संबंध प्रश्न को निपटाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय के लिए वापस भेज देता है। इसका मतलब अगर मैटर मतलब बहुत बड़ा होता है किसी भी, तो वो जो क्या बोलते हैं अपन, कोई भी जो केस चल रहा होता है तो उसका अगर वह उसका सॉरी दोस्तों, अगर कोई भी केस इस प्रकार का है जो कि मतलब किस चीज़ से संबंधित है, सारगर्भित प्रश्न से संबंधित है, यानी कि संविधान के मूल ढांचा से संबंधित है, यानी कि बहुत ज़्यादा डीप की बात लिखी गई है उसके अंतर्गत, अगर उच्च न्यायालय को लगता है कि ये मामला जो है जिला न्यायालय को नहीं देखना चाहिए, खुद को देखना चाहिए उच्च न्यायालय को, तो वहाँ से उस बात को अपने यहाँ ट्रांसफ़र करवा के खुद उसको सॉल्व करेगी। और उसको अगर लगता है कि ये इतने मैटर को खुद सॉल्व कर देंगे, बाकी का जिला न्यायालय में भेज देंगे, तो वो दोबारा से वापस भेज देगी, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रशासकीय अधिकार। उच्च न्यायालयों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति, पदोन्नति तथा छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार किसको है, प्रशासकीय अधिकार, यह है उच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। राज्य सूची से संबंध विषयों में भी उच्च न्यायालय के निर्णयों को विरुद्ध उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील हो सकती है। समझ में आया क्या? जो उच्च न्यायालय राज्य का होगा यह सर्वोच्च न्यायालय नहीं होगी, राज्य का सर्वोच्च न्यायालय नहीं माना जाएगा। इसके बाद भी सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में है वहाँ पे भी अपील किया जा सकता है, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये क्या है? भारत सरकार ने उपभोक्ता यानी कि ग्राहकों के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सन 1986 में पारित किया गया। बस आपको इतना ध्यान रखना है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? सन 1986 में पारित किया गया। उपभोक्ता समस्याओं के निपटारे के लिए जिला स्तर पर जिला फोरम, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन किया गया है। जिला फोरम 20 लाख तक के मामलों की और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामलों की, एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 1 करोड़ से अधिक वाले कीमतों की मामलों की सुनवाई करता है। यहाँ पे देखिए CAT के बारे में, कैट के बारे में। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, संविधान के अनुच्छेद 233A के प्रावधानों से केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण का गठन 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत किया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। कैट का अध्यक्ष जो है, ये केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का जो अध्यक्ष है, उच्च न्यायालय के वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। अध्यक्ष के अलावा इसमें 16 उपाध्यक्ष और 49 सदस्य होते हैं। ये सदस्य जो होंगे न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं। समझ में आएगा? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आपको इसको ज़्यादा दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम लोग राज्य की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ जितनी मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें बताई हैं आपको समझ में आई हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने पहली बार चैनल पे विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। और इस तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए बढ़िया से देखते रहिए वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।